नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। पिछले 2 दिनों से कुछ राहत भरी खबर आ रही है। क्या है ये खबर, आइए जानते हैं। खबर ये है कि पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या भले ही कम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है, और लेकिन मृतकों की संख्या अभी भी 3000 हर रोज बनी हुई है। सर, गंभीर विषय अभी भी है कि हाँ कि पहले 4 लाख की जो संख्या थी रोज संक्रमितों की, अब वो 3,60,000 के करीब आ गया। मतलब 2 दिनों में 40,000। ये लोग, हम ही नहीं बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि कम हो रही है, लेकिन जो मौत है वो 3000 रोज है, जो गंभीर बनी हुई है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये सब कागज़ों का मामला है, और जिस तरह की हम लोग तस्वीर देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ख़तरनाक स्थिति में कोरोना है। और कोई, जैसे भी आपने कहा, राहत भरी बात है, राहत भरी बात मुझे दिखाई दे नहीं रही है। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिन बहुत ख़तरनाक हैं और इसको हम हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें। अब कागज़ों में कोई क्या करता है, कितने, ही तो देखिए सब उन्हीं के हाथ में। लेकिन अगर आप शमशान में जाइए, कब्रिस्तानों में जाइए, अस्पताल में जाइए, वहाँ की तस्वीर कुछ और है, और जो सरकारी आंकड़े आते हैं वो तस्वीर कुछ और आते हैं। तो हमें प्रैक्टिकली और ज़मीनी तौर पर देखना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमें ज़मीनी तौर पर काम करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अभी भट्टाचार्य जी, जो आने वाला वक्त है बड़ा ख़तरनाक है। जैसे बड़े की मेरी एक जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ सेंटर के, उनसे कि जिस तरह बात हुई, किसी ने बताया, तो उससे लगा कि कहीं ना कहीं स्थितियाँ भी आने वाले वक्त में और भयंकर हो सकती हैं। जी हाँ, आने वाले समय में स्थितियां और भयंकर हो सकती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कहा जा रहा है कि हर रोज की संक्रमितों की संख्या कम हो रही है और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी ने कहा, असली आकलन ग्राउंड में जाकर ही पाया जा सकता है। शमशान घाट पर अभी भी बॉडी यानी लाशों की संख्या पड़ी हुई है। लाशों को अंतिम संस्कार कराने के लिए कई घंटों की वेटिंग चल रही है। एक बात हो रही है कि जैसे 2 मई से वैक्सीन अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन गाजियाबाद में भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों में शुरू नहीं हुआ। सर, ये जो कहा जा रहा है कि वैक्सीन आने पे थोड़ा सा राहत मिलेगी, मतलब लोग सुरक्षा का भावना वो हो गया, सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अभी भी अभियान शुरू नहीं। हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है, लेकिन अभियान शुरू कर दिया। देखिए, हम तो सब कुछ कागज़ों पे हैगा। पहले ये था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। टीका आ जाएगा, टीके के बाद हम लोग सही हो जाएंगे, फिर वैक्सीन आ जाएगी। आप देखिए, टीका लगने के बाद, वैक्सीन के बाद क्या स्थिति है, ख़तरनाक है। तो ये सब कुछ कह देना अभी बड़ा हर जल्दबाजी हैगी। और सरकार ने जिस तरह कहा था कि वैक्सीन और आने वाली है, 18+ के बाद स्टार्टिंग करेगी, लेकिन अभी तक कहीं वैक्सीन का पता नहीं है। रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो ये सब कुछ कागज़ों में चल रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये, जो मौलिक अधिकार लोगों के हैं उनका बड़ा हनन हो रहा है। देश 2 चीज़ों पर टिका होता है, स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे। आज हम वही नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। तो देखिए, ये सब बहुत अजीब है। और फिर बात वही आएगी, पॉलिटिकल चली जाएगी इसमें। देखिए, हम लोग चुनाव में लगे रहे, जितना पीक का था चुनाव, और जितना पीक का कोरोना चल रहा था, लोग मर रहे थे, हम कहीं नहीं थे। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा इसमें। सारी पार्टियां, किसी पार्टी कोई ऐसी पार्टी बनने वाला था जिसमें चुनाव में लग रहा था। उत्तर प्रदेश में आप देख लिए, पंचायत चुनाव थे, पंचायत चुनाव में सारे दल लग रहे थे, और सारे दल लगने के बाद अपने भी जीत के दावे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं, यहाँ पे तो मर्यादाएं लोगों की मर चुकी हैं, और सबसे ज़्यादा वोट बैंक की राजनीति चल रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार की मर्यादा मर चुकी है। ये तंत्र मैं, देखिए, केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने कहा सभी पार्टियों की मर्यादाएं, जितने भी राजनीतिक दल हैं जो चुनाव में हैं, उन सबकी मर्यादाएं मर चुकी हैं। जी हाँ, सभी राजनीतिक दलों की मर्यादाएं क्योंकि जो सत्ता में होते हैं, जाहिर जिम्मेदारी उनकी ज्यादा होती है। तंत्र की जो व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं धराशायी होती नजर आ रही है। गाजियाबाद में अभी भी ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है।
हालांकि दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन भरपूर है, लेकिन लोगों को, मरीजों को, उनके तीमारदारों को, उनके परिजनों को कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लंबी लंबी लाइन है, अगर 6 बजे सुबह लाइन में लगते हैं तो रात को या शाम को जाकर उनको ऑक्सीजन मिल रही है। सर, ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रोज़ माननीय अदालतें हमारी जो हैं इसको लेकर सरकार की खिंचाई कर रही हैं, दिशा निर्देश जारी कर रही हैं। उसके बावजूद भी सरकार जो है कहीं ना कहीं अभी तक इस पर अमल नहीं कर पा रही है। जब आप ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे, क्या दे पाएंगे आप, क्या करेंगे? ये सब बड़ा सवाल। ये कहाँ जाए, किससे इलाज मांगे, किससे बेड मांगे, किससे जाके स्वास्थ्य सेवा में दवाई कहाँ मांगेगा? आप बताइए, कुछ नहीं मिल रहा। आज आप कोरोना को छोड़ दिएगा, अगर कोई और मरीज है, किसी और बीमारी मुब्तला है, आप जाके दिखाइए। मैं आपसे दावा कह रहा हूँ, आप एडमिट करा दिए किसी अस्पताल में, किसी अस्पताल में बताइए, एडमिट करा दिए आज आप। आज अस्पतालों में बेड नहीं है। बड़े बड़े लोग अपने जो अपने आप को तीरंदाज करते थे, आज वो सब पीछे हैंगे। आप बताइए ना, कोरोना के अलावा जितने मरीज, अगर कोई और भी मरीज हैं, कोई डायबिटीज़ है किसी को, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ किसी की प्रॉब्लम है, उनको बेड नहीं मिल रहा है, अस्पताल में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। क्या तस्वीर हो गई है ये? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या व्यवस्थाएं हैं? बहुत अजीब स्थिति है। और युग करवट के पास हजारों शिकायतें आ रही है कि अधिकारी, जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि नेता लोग फोन नहीं उठा रहे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। लगातार ये आप बताइए, हम आप फोन मिलाते हैं, हमारे फोन अटेंड नहीं होते, तो आम आदमी को क्या होंगे? किसी आप अधिकारी को फोन मिलाइए, अधिकारी नहीं मिला पाते। उनकी मजबूरियां, उनके पास उनके हाथ बंधे में कुछ है ही नहीं। वो डिपेंड है सरकारी अस्पताल पर, डिपेंड है प्राइवेट पे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है जिस तरह की स्थिति चल रही सबके सामने है, तो वो क्या उठाएं? अब गाजियाबाद की आज आप बात कर लें। गाजियाबाद में बड़े मेहनती डीएम हमारे जयशंकर पांडे साहब हैं, वो खुद को कोरोना हो गया, पूरे परिवार को हो गया, और जो दूसरे अधिकारी हैं उनको जरूरत इस बात की है, कार्यवाहक है, कुछ दिनों के लिए हट जाएंगे। तो जिम्मेदार और जवाबदेही अभी तक किसी की तय नहीं हो पा रही है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी भट्टाचार्य जी, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री का जिला है, शहर है, प्रयास करते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। हर जगह 0 सन्नाटा है, व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। आप किसी को एडमिट करा दिए आज, मैं आपको मान जाऊंगा। आप किसी को ऑक्सीजन दिलवा दिए, मैं आपको मान जाऊंगा। कम से कम 20 से 25 फोन रोज आते हैं एडमिशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऐसे ऐसे गुहार करते हो, हमारे सबके हाथ बंधे होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। बहुत अजीब स्थिति है। और ये देखिए, ये मामूली चीज़ नहीं है। ये अगर स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, आने वाले वक्त में तस्वीर और भयंकर होने वाली है। जी हाँ, आने वाले समय में और तस्वीर भयंकर हो सकती है। स्वास्थ्य और शिक्षा वाकई में एक मौलिक अधिकार है। क्या हमारी जो व्यवस्था है वो आम लोगों को ये 2 मौलिक अधिकार नहीं दे पा सकते हैं? आज आज़ादी के 70 साल बाद भी ये बहुत ही विचलित करने वाली बात हो गई कि ऑक्सीजन की कमी से लोग यहाँ अपनी जान दे रहे हैं। आखिर क्यों पूरा तंत्र ऐसा हो गया? क्यों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिले? सर, इसका जो है, देखिए, आप ही देखो तस्वीर भट्टाचार्य जी के, कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कोई संगठन, किसी का पार्टी का कोई आपको सड़क पे दिखाई दे रहा? कोई नहीं दिखाई दे रहा। एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कहीं पे नहीं है, ज़मीनी तौर पर कहीं पे कोई नहीं आ रहा है। सेकंड ये है कि आप देखो, आप कोई विधायक, सांसद, नेता, कोई भी ऐसा है जो आगे आपसे कह रहा है, खड़े होकर हम खड़े, किसी के जाके घर पे कहता है कि लाइए मैं आपकी मदद करूँ, कोई मदद नहीं कर रहा है। आज परिवार के सामने 5-5 लोग दम तोड़ रहे हैं। एक घर से 5-5 लाशें जा रही हैं। उनको ले जाने के लिए कोई गाड़ियां नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है उनको ले जाने के लिए। शमशान में जगह नहीं मिल रही है, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है। क्या तस्वीर है? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, गेट पे, अस्पताल के गेट पे दम तोड़ रहे हैं। सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल, मेडिकल, मेरठ में मेडिकल अस्पताल में आप देखिए, वहाँ गेट पे खड़े हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 1 घंटा 20 मिनट तक एक कोई फार्मेसी बाहर नहीं आया और सामने तरफ को जान दे दी। क्या तस्वीर है ये? हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। बहुत भयंकर स्थिति हो रही है, और ये स्थिति रही तो लोग पागल हो जाएंगे, लोग सड़कों पे निकल आएंगे। ये स्थिति रोकना पड़ेगी सरकार को, ये स्थिति रोकनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन सर, ये भी हो रहा है कि सरकार कह रही है कि हमने सारे व्यवस्था, हमारे पास कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेडों की कमी नहीं है। आखिर ये हो क्या रहा? कहीं ना कहीं कुछ
ऐसे शरारती तत्व या जो लाभ कमाने वाले तत्व भी इसमें सक्रिय है इस दौरान? देखिए, वो हर दौर में होते हैं, और हर जब कहीं ना कहीं बीमारी आती है या कोई भी परेशानी आती है, उसमें दलाल टाइप के, काला बाजारी करने वाले सब लोग आ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी है भट्टाचार्य जी कि हमारी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। हम टीमें बना देते हैं, वो टीमें प्रैक्टिकल तौर पर काम नहीं करती, ज़मीनी तौर पर काम नहीं करती। अभी जैसे मान लिए गाज़ियाबाद की मैं चर्चा कर रहा हूँ, गाज़ियाबाद में थोड़ा सा यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों ने जाके अस्पतालों का निरीक्षण किया, तो जो लोग कह रहे थे बेड वहाँ पे बिल्कुल एक बेड नहीं, वहाँ पे 11-11, 15-15, 20-20 बेड मिले वेंटिलेटर, तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अब अगर हम घर बैठ जाएंगे, घर बैठ के फ़ोन नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आज स्थिति ये है कि आप किसी अधिकारी का फ़ोन मिला लो, कोई नहीं, कलेक्ट्रेट में फ़ोन मिला लो, कोई नहीं, किसी बड़े अधिकारी से बात कर लो, कुछ नहीं, आपका फ़ोन अटेंड होगा ही नहीं। तो जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, जवाबदेही तय नहीं होगी, ऐसी तराही तराही मचती रहेगी। जवाबदेही, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रयास कर रहे हैं, वो जब से कोरोना नेगेटिव है वो बाहर निकल के आए, उन्होंने जाके प्रैक्टिकल काम किया, लेकिन जो उनकी 11 टीम थी उन्होंने 9th कर दी, उसमें जिम्मेदारियां दी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप बताइए उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ कमी आई है? वही ढाक के 3 पाते हैं, वही ऑक्सीजन है, वही बेड की कमी है। आपकी मतलब गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा, आप एडमिशन करा दो तो मैं मान जाऊंगा आपको। लेकिन सर, ये राजनेता या जनप्रतिनिधि या अधिकारी ये खुद कह रहे हैं कि हम खुद संक्रमित हैं, हम खुद आइसोलेशन में हैं, तो हम क्या कर सके? नहीं, देखिए, आदमी मान लिया हमने, वो अगर आइसोलेट होंगे, लेकिन कम से कम फ़ोन पे तो रहें, उनका कोई प्रतिनिधि रहे, वो अधिकारियों से बात कर सकते हैं। बदायूं की सांसद है, वो उनकी मौर्य जी की बेटी है, वो आइसोलेट थे, पूरा परिवार था, लेकिन उसने वहाँ से बैठ के काम किया। बदायूं में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे वो ठीक हुई खुद पहुँच गई सब जगह, कोरोना के मरीजों के बीच पहुँची पूरी PPE किट पहन के। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया ना। अब अगर हम जिम्मेदारी का एहसास करेंगे तो देखिए, अगर काम करने वाला होगा तो किसी भी हाल में कर सकता है, लेकिन अगर जिम्मेदारी से भागने वाले होंगे तो 10 बहाने बना सकते हैं। एक सर घटना सामने आई है, इंदिरापुरम में किसी की मौत हो गई, वहां से हिंडन तक लाने के लिए 15,000 रुपए मांगे गए थे। क्या इस समय जब पूरा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है, इंसानियत भी मर गई है, लोग इसमें भी अपना नफा नुकसान लाभ देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल है। देखिए, मैं आपने जिक्र किया, मैं अभी बताता हूँ कि एक हमारे बहुत मिलने वाले हैं, उनकी मदर एक्स को बीमारी हो गई। उन्होंने पिलखवा में किसी से बड़ा प्रयास किया कि एडमिशन हो जाए पिलखवा, तो पिलखवा के हॉस्पिटल ने कहा कि आप खाली सिलेंडर लेके आइए और 5 लाख रुपए लाइए, एडमिशन हो जाएगा। 5 लाख रुपए मांगे उन्होंने, और वो इंतज़ाम नहीं कर पाए, उनकी मदर एक्सपायर हो गई। तो स्थिति तो ये है कि हमारी तो कहीं ना कहीं इंसानियत मर रही है। ऐसे माहौल में भी हम लोग जो है इंसानियत से दूर होके इसी व्यवस्था में लगे, कहीं ना कहीं कमाई हो जाए। लेकिन वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो सत्ता पे लोग बैठे हैं, उनकी जवाबदेही है। उनको सरकार, जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। एक मिसाल ये है कि गांव में एक, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि गांव में कहीं 2 वकील बहस कर रहे थे। एक गांव वाले का एक वकील बहुत तेज़ बहस कर रहा था, दूसरा वाला था वो कम कर रहा था, तो वो हार गए केस। जो बहस बहुत तेज़ कर रहा था वो हार गया, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा केस तो वकील हार गया। बोले कोई बात नहीं है, उसने बहस तो बहुत की। सवाल ये कि दिखना चाहिए, और जब कहीं ना कहीं दिखाई देंगे नेता प्रतिनिधि, जब बाहर निकलेंगे तो इसका असर पड़ेगा। अफसर भी अपनी जवाबदेही के लिए जरूर कहीं ना कहीं इस बात को मानेंगे कि हमें जवाबदेही है। जी हाँ, अफसरों की जवाबदेही सबसे ज़्यादा है। एक सवाल ये उठ रहा है कि पूरी दुनिया में जब कोरोना फैल रहा था, तो पूरी दुनिया में योगी मॉडल को, जो कोरोना से निपटने का जो योगी मॉडल है, उसकी बड़ी तारीफ हो रही थी। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और मौतों की संख्या, क्या ये कह सकते हैं सर कि योगी मॉडल को विफल किया जा रहा है या विफल हो गया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस तरह से लास्ट ईयर वो हुआ था, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ना इतनी मौतें हुई थी, ना इतने केसेस हुए थे, और बहुत अच्छा रहा था, और लोगों ने बहुत अडॉप्ट किया था योगी मॉडल को। लेकिन अब क्योंकि देखिए चुनावी साल है, अफसर भी अब कुछ ना कुछ इसमें काम कर रहे हैं,
एक तरीके से मुख्यमंत्री को फेल करने की भी योजना हो सकती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि योगी मॉडल को फेल किया जा रहा हो, तो इस तरफ भी देखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को। लेकिन मेरा उन अफसरों से भी कहना है, या जो कोई फेल करने वाले हैं, चाहे वो पार्टी के लोग हों, अफसर हों, या जो भी हों, कि इस वक्त प्लीज़ इंसानियत को ज़िंदा रखें, इंसानियत को देखें, एक दूसरे की राजनीति ना करें। जी हाँ, इंसानियत को जिंदा रखे, इंसानियत रखे, इंसानियत ही इस दुनिया को बचा सकती है। सर एक बात है, जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड में नेगेटिव आए, वो तुरंत एक्शन में आ गए और उन्होंने लगातार बैठकें की और बैठकों करके हर एक जिले का वो आंकड़ा ले रहे हैं, हर एक जिले को के अधिकारियों को निर्देश दे रहे। लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में तस्वीर कुछ अच्छी हो सकती है, स्थिति कुछ अच्छी हो सकती है। हाँ देखिए, जब वो आइसोलेट थे तब भी वो बराबर जो है अधिकारियों से बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें तो उम्मीद करना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने दोबारा से वो ठीक हुए हैं और उन्होंने फिर एक्शन लेना शुरू करें, तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि अच्छी खबर आना चाहिए, क्योंकि भट्टाचार्य जी हालात बहुत ख़राब हैं। और जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह आज मौत बढ़ रही है और मारामारी हो रही है चारों तरफ, किसी को बिस्तर, किसी को बेड, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये तस्वीर बहुत भयंकर है। और हमें उम्मीद करना चाहिए कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री हों या सेंटर की गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं इसमें प्रयास करे और इसको लोगों को जो है कम से कम स्वास्थ्य उपलब्ध कराए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस समस्या का निपटारा करे। और एक अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश के लिए जो ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित किया गया उसमें से सप्लाई आने लगे। कल 4 टैंकर हिंडन एयरवेज पे उतरे। नहीं, और आज भी आ गए हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, लखनऊ में आज 10 टैंकर आए हैं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उससे राहत मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्थिति में सुधार आए। ये तभी हो सकता है जब अधिकारी फील्ड में जाकर मौके का निरीक्षण करें और सबसे गुजारिश है कि इस मौके का कोई फायदा ना उठाए। और आपसे भी सबसे हमारा यही कहना है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, घर पर ही रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि आपका भी कोई इंतज़ार कर रहा है। आप हैं तो पूरा परिवार है, आप नहीं हैं तो भी परिवार नहीं है। प्लीज़ अपना जो है ख्याल रखिए और इस बीमारी को हराइए। जी हाँ, इसके बाद अब मेरे लिए बोलने के लिए कुछ रहा नहीं गया। कैमरामैन ऋतुराज के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, लेकिन आप युग करवट न्यूज़ हमारी सहयोगी शोभा भारती के साथ देखना ना भूले। अगला कार्यक्रम शोभा भारती के साथ युग करवट न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज़ बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कई खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आईपीएल पूरे सीजन के लिए रद्द। मंगलवार को भी कई खिलाड़ियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में आई मामूली गिरावट, लेकिन मौतों की संख्या अभी भी 3000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शराब पर फिर लगाया सेस। कोरोना संकट से राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए लिया गया फैसला। प्रतिबंध के बाद भी जुलूस निकालने पर 3 लोग गिरफ्तार। ऊंट पर बैठकर निकाला था जुलूस, गिरफ्तार होने के बाद काबू हुई सारी खुशियां। और ठुमरी गायक और प्रधानमंत्री के चुनाव प्रस्तावक पंडित छल्लू लाल मिश्र की बेटी की मौत का मामला गरमाया। वाराणसी के डीएम ने बैठाई जांच कमेटी। कोरोना की दूसरी लहर में आईपीएल पर भी पानी फेर दिया है। कई खिलाड़ियों के पॉजिटिव होने पर आईपीएल को पूरे सीजन के लिए रद्द कर दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज अमित मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा और कोलकाता नाइट राइडर्स के संदीप वारियर्स और वरुण चक्रवर्ती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने आईपीएल रद्द किए जाने की पुष्टि की है। कोरोना संकट की गंभीरता को देखते हुए आईपीएल प्रशासन ने इस सीजन के सभी मैच सस्पेंड कर दिए हैं। दरअसल अलग अलग 4 आईपीएल टीमों से अभी तक कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा मंगलवार को कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा भी पॉजिटिव पाए गए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी भी पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि आईपीएल को इस सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने भी आईपीएल को स्थगित करने की पुष्टि कर दी है।
वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विदेशी सहित सभी खिलाड़ी अभी फिलहाल बबल में ही रहेंगे, वे घर नहीं जाएंगे। दरअसल बीसीसीआई यह जांचने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना से बचाव के साथ क्या खिलाड़ियों को 2 या 3 जून तक बायो बबल में रखा जा सकता है या नहीं। इसके लिए उन्हें 1 सप्ताह या उससे अधिक समय लगेगा, इसलिए तब तक के लिए आईपीएल सीजन को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाज कोच एल बालाजी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच बुधवार को होने वाले मैच को स्थगित कर दिया गया था। सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मैच भी स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि केकेआर के गेंदबाज संदीप वॉरियर्स और वरुण चक्रवर्ती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,57,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,000 से अधिक संक्रमितों ने जान गंवाई है। हालांकि पिछले 2 दिनों में कोरोना के नए मामलों में मामूली गिरावट आई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कहर बरपा रहे संक्रमण से थोड़ी राहत मिलने लगी है। वहीं दिल्ली, यूपी में भी संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आई है। हालांकि मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। पिछले 2 दिनों में कोरोना के नए मामलों में भले ही मामूली गिरावट आई है, लेकिन कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में कमी नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,57,239 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,449 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 3,20,279 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 35 लाख तक पहुंच गई है। एक और जहां दिल्ली में कोरोना महामारी का कहर बरपा हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में मामूली कमी आई है। महाराष्ट्र में नए मामलों की संख्या 50,000 से नीचे होने के साथ मौतों के आंकड़ों में भी कमी दर्ज की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का हाल बेहाल है। कोरोना की मार झेल रही दिल्ली में 24 घंटे में सबसे अधिक 448 लोगों की जान चली गई है। हालांकि नए केस एक दिन में 20,000 से कम सामने आए हैं। महाराष्ट्र से कोरोना से राहत के संकेत हैं। बीते 24 घंटे में 48,621 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 49,500 लोग ठीक हुए हैं। 567 लोगों की मौत भी हुई है। यूपी में भी कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। नए आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 39,000 के करीब नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 48,000 से अधिक है। एक दिन में 288 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है। अब शराब के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शराब पर फिर से सेस लगा दिया है। सरकार ने यह फैसला कोरोना और लॉकडाउन के चलते राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए किया है। अब उत्तर प्रदेश में मंगलवार से शराब की कीमतों में 10 रुपये से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। सुपर प्रीमियम श्रेणी की शराब पर 20 रुपये और विदेशी शराब पर 40 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हुई महंगी बहुत शराब है, थोड़ी थोड़ी पिया करो। जी हां, शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से शराब के दाम बढ़ा दिए हैं। कोरोना और लॉकडाउन के चलते प्रभावित हो रहे राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके लिए आबकारी विभाग ने नई नीति में एक बार फिर से संशोधन कर दिया है। संशोधन के बाद यूपी में शराब 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक महंगी हो गई है। सरकार ने पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान शराब पर कोरोना सेस लगाया था। इस अप्रैल में यह सेस हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से सेस लगा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक रेसर श्रेणी की 90 ml शराब अब 10 रुपए महंगी हो जाएगी। इसी तरह प्रीमियम श्रेणी की शराब पर भी 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। सुपर प्रीमियम की 90 ml की बोतल पर 20 रुपए, स्कॉच पर 30 रुपए और विदेशी शराब पर 40 रुपए अतिरिक्त सेस लगाया गया है। सरकार ने इसका शासन आदेश जारी भी कर दिया है। हालांकि बताया गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया गया है।
अब प्रीमियम श्रेणी से उच्च श्रेणी की शराब की आपूर्ति पर निर्धारित कोविड सेस का 60% भुगतान करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। चुनाव जीतने की खुशी में कोरोना के नियमों को ताक पर रख दिया। प्रधान का चुनाव जीतने के बाद गांव में ऊंट पर बैठकर जुलूस निकाला। जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। सूचना मिलने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी प्रधान पति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होते ही सारी खुशियां काफूर हो गई। मामला बागपत का है। पुलिस ने जुलूस निकालने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चुनाव जीतने की खुशी इतनी कि जनाब कोरोना के नियम को ही भूल गए। पंचायत चुनाव जीतने के बाद ऊंट पर सवार होकर विजय जुलूस निकाला, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की तो जीत की सारी खुशियां काफूर हो गई। मामला बागपत जिले के रठौरा गांव का है। प्रधान पति ने जीत की खुशी में ऊंट पर बैठकर जुलूस निकाला। पुलिस ने प्रधान पति और हरचंद गांव से भी 2 लोगों को विजय जुलूस निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने चुनाव परिणाम आने के बाद विजय जुलूसों पर पूरी तरह रोक लगाई है। इसके बावजूद छपरौली ब्लॉक के रठौरा गांव की नवनिर्वाचित प्रधान कौसर के पति साजिद ने ऊंट पर सवार होकर विजय जुलूस निकाला। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ रही। ग्रामीणों ने कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन किया। किसी ने न तो मास्क लगा रखा था और न ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया। इसकी जानकारी मिलते ही छपरौली पुलिस ने प्रधान पति साजिद को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इससे उनकी जीत की खुशी काफूर हो गई। इसके अतिरिक्त पुलिस ने हरचंदपुर गांव से भी विजय जुलूस निकालने के आरोप में अमित और सुशील को गिरफ्तार किया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना को हल्के में ना लें, घर पर ही रहें। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हल्के लक्षण दिखते ही डॉक्टर को दिखाएं। पैनिक ना फैलाएं। हमेशा मास्क पहनें और 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोएं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। जाने माने ठुमरी गायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रस्तावक रहे पंडित छन्नूलाल मिश्र की बड़ी बेटी संगीता मिश्र की एक निजी अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई। उनकी छोटी बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घटना की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनकी दीदी तड़प तड़प कर मर गई और अस्पताल वाले अब डेड बॉडी देने के लिए पैसे मांग रहे हैं। मामले का वीडियो वायरल होने पर वाराणसी के डीएम ने जांच कमेटी बनाई है। जाने माने ठुमरी गायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रस्तावक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की बड़ी बेटी संगीता मिश्र की वाराणसी के एक अस्पताल में मौत हो गई है। इस मामले में संगीता मिश्र की छोटी बहन डॉक्टर नम्रता मिश्र का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रही है। प्रधानमंत्री जी, आप पिताजी के पैर छूते हैं। मेरे पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी दीदी को इंसाफ दिलाइए। हमें बताइए कि उस 6 दिन में मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था, उनको क्या ट्रीटमेंट मिली, क्या हुआ कि मेरी दीदी की डेथ हो गई। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ पे आके ये झगड़ा कर सके। 2 बेटियाँ उनकी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे घर में बेटे भी हमारी दिल्ली में रहते हैं भैया। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है। मेरी दीदी के साथ क्या हुआ एक बार हमें बता दीजिए, किस परिस्थिति में उनकी जान गई है। इतने लोग शिकायत कर चुके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत शिकायत चल चुका है इसे हॉस्पिटल का। दरअसल 26 अप्रैल को पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र की पत्नी का निधन हो गया था।
इसके 3 दिन बाद यानी 29 अप्रैल की देर रात उनकी बड़ी बेटी संगीता मिश्र का भी निधन इलाज के दौरान हो गया। इस बीच छन्नूलाल मिश्र की छोटी बेटी ने अस्पताल पर इलाज के दौरान कोताही बरतने और ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दीदी तड़प तड़प कर मर गई, अब डेड बॉडी के लिए अस्पताल पैसे मांग रहा है। हम लगा देंगे, उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं लगा दिया है, हम पूछेंगे नहीं, हम पेशेंट को बचाएंगे, हमने लगा दिया और अभी 35,000 का एक और इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। इतने सब के बाद मेरी दीदी कहाँ क्यों मर गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ 6 दिन, क्या खाया उसने, क्या पिया, कौन सी दवाई, टेस्ट, प्लीज हम हाथ जोड़े। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि इस समय वो यहाँ आके मीडिया से बात कर सके। मेरी दीदी के बारे में हमें बता दीजिए कि 6 दिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे तड़प तड़प के मेरी दीदी ने यहाँ जान दी है। इंजेक्शन क्या कोई बिल वगैरह दिए थे? मेरी दीदी के लिए, इंसाफ के लिए आपने मेरा साथ दीजिए। एक सवाल है, प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक हैं आपके पिताजी, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी? पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र से जुड़ा मामला होने के कारण वाराणसी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। अब वाराणसी के डीएम ने पूरे मामले पर एक जांच कमेटी बैठा दी है। यह कमेटी संगीता मिश्र की मौत से जुड़े सभी तथ्यों की जांच के बाद जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले में सोमवार को डॉक्टर नम्रता मिश्र ने कोतवाली थाने में लिखित तहरीर भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। निजी स्कूलों की महंगी फीस का दबाव झेल रहे अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के स्कूलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि कोरोना काल में स्कूल चलाने का खर्च कम हुआ है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की फीस घटानी चाहिए। कोविड के दौरान स्कूल नहीं खुल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल संचालन का खर्च भी कम है, ऐसे में अभिभावकों को राहत मिलनी चाहिए। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना काल में स्कूल चलाने का खर्च कम हुआ, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की फीस घटानी चाहिए। कोविड के दौरान स्कूल नहीं खुल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल बंद है, उन्हें कैंपस में दी जाने वाली कई सुविधाओं का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा है, इसलिए संचालन का खर्च कम हो गया है। उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की फीस जरूर घटानी चाहिए। राजस्थान के कई स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी जिसमें स्कूलों की 30% फीस माफ करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कहा, ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज्य सरकार को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार देता हो, पर हम यह भी मानते हैं कि स्कूलों को फीस घटानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के मैनेजमेंट को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लोग महामारी के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं, स्कूलों को बच्चों और अभिभावकों को राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि कैंपस में स्टूडेंट को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो मौजूदा हालात में उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में उसके पेमेंट से स्कूलों को फ़ायदा हो रहा है और स्कूलों को निश्चित तौर पर इस फायदे से बचना चाहिए। कानूनन तो स्कूल ऐसी सुविधाओं के लिए फीस नहीं ले सकते जो इन हालातों के चलते छात्रों को नहीं मिल पा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सुविधाओं के लिए फीस लेना मुनाफा कमाने और व्यवसायीकरण में शामिल होने जैसा ही है। 2020-21 में स्कूल लंबे समय तक कंप्लीट लॉकडाउन के चलते नहीं खुले, यह सभी जानते हैं और कानून भी इसे नोटिस में लिया गया है। निश्चित तौर पर स्कूल ने पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी, मेंटेनेंस और सफाई पर बार बार होने वाले खर्च बचाए होंगे। कोर्ट के इस फैसले से देश भर के अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।